अरसे से एक सजेशन सामने आता रहा है एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि शबर जैदी भी बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं, 5,000 का नोट बंद कर दें। उसमें क्या रुकावट है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, कोई भी पॉलिसी जो होती है ना, वो अपने अलोन कोई इम्पैक्ट नहीं देती। मैं ठीक। आपको इसकी एक मिसाल देता हूं तो फिर समझ आ जाएगी। अब देखिए, हम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, ठीक। बट इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि अगर मैं मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कर रहा हूं और यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होती जाए रियल एस्टेट, डॉलर और गोल्ड में, जो कि कोई पैदावार ना बढ़ा रही हो, पर मेरी एक्सपोर्ट वहीं खड़ी रहे, मैं मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कर दूं, तो इसका तो मतलब है कि रुपया जो है वो पेरेनियली प्रेशर में रहेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट्स तो बड़ी नहीं है। साथ ही मुझे रियल एस्टेट पे भी टैक्स लगाना है, साथ ही मुझे डी डॉलराइजेशन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना है। फिर मैं कह सकता हूं कि मेरा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट इज अ गुड पॉलिसी। ये जो 5,000 का नोट है ना, ये भी एक ऐसी ही चीज है। तो आपको सादा अल्फाज में समझ आ गई होगी कि खाली एक्सचेंज रेट इज नॉट द सोल्यूशन। 5,000 का नोट का क्या मसला है? देखिए, इस वक्त एक देयर इज टू मच गोइंग ऑन, सो हर चीज का डीमोनेटाइजेशन जब इंडिया ने की, इट डिडंट गो वेल इन इंडिया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। ये किया इसलिए गया था। अब 5,000 की वैल्यू क्या रह गई है? मतलब बहुत ही कम वैल्यू रह गई है। ये किया इसलिए गया था कि आसानी की जाए पेमेंट्स में। ये करेंगे हम, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए जरा, लेट द लेकिन इसकी कंट्री तरफ सेटल जाएंगे डाउन। जरूर। बिल्कुल जी, ठीक है। जाएंगे, पर साथ ही डिजिटाइज भी करें। ये भी मुझे इजाजत दें कि मैं जब ठेले वाले के पास जाऊं, उसके पास भी मैं अपनी फोन रख सकूं, उसके पास भी ये चीजें मौजूद हो, ताकि जिंदगी मुश्किल ना हो सके। करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत हाई है, 9 ट्रिलियन के करीब, 8.5 ट्रिलियन चलती है। इसको नीचे लाना है, इनफॉर्मेलिटी को खत्म करना है, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच इज योर फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन। अभी बहुत से और काम अभी तो जो स्टेबिलिटी चीजें के देख लिए रहे हैं, जो जरूरी टैक्स है। कलेक्शन का इतने अरसे से हम रोना रो रहे हैं कि जी नहीं बढ़ पा रहा टैक्स नेट, और अभी तो अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी जो है वही एक आखिरी ऑप्शन रह गया है टैक्स नेट बढ़ाने का। इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, या हो नहीं पा रहा है। अगर आपकी खुद वजीर ख़जाना की जो स्टेटमेंट्स आई हैं अभी, जो उन्होंने कहा है कर्ज़ों को लेके भी ख़ास तौर से कि इट्स नॉट इवन सस्टेनेबल, तो फिर किस तरीके से निज़ाम चलेगा? सादिया, आज आप बहुत कलीदी गुफ्तगू कर रही हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है आपसे गुफ्तगू करते हुए। देखिए, याद रखिए कि जो जड़ है सारे मसले की, वो ये है कि मुल्क कमाता है टैक्सेस में और नॉन टैक्सेस में। नॉन टैक्सेस ये होते हैं जो हम कंपनीज ओन करते हैं, उनसे डिविडेंड आते हैं और स्टेट बैंक का प्रॉफिट आता है और एफबीआर के पैसे आते हैं। जो मुल्क कमाता है और जो खर्च करता है, उसमें 8,000 अरब रुपए का इस साल गैप होगा। बहुत आसानी से समझाता हूं। अब अगर 8,000 रुपए का अरब का गैप होगा तो वो बोरो करेंगे तो वो नया डेट आ जाएगा। अब इस मसले से निकलने का तरीका, डेट से निकलने का पहला तरीका तो यही है ना कि आप जो खर्चा करें और जो कमाई करें उसको बराबर करें। इसके दो तरीके हैं। पहला यह है कि एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी है 8.5-9%। पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स लागू हैं उनकी एनफोर्समेंट शुड गेट अस अबाउट 12% टैक्स टू जीडीपी ऑन दी एफबीआर। इसका मतलब है 12,000 अरब आना चाहिए, आएगा 9,400 अरब। अगर मेरे पास ये 3,000 अरब एक्स्ट्रा आ जाए तो मैं बोरो 5,000 अरब करूंगा, बिकॉज 8,000 अरब की बोरोइंग की जरूरत टूट जाएगी। ये है कलीदी फैसला जो आपने करना है। इसमें दो चीजें याद रखिए, कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, कुछ 2,200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे, हम खुद लिखते हैं। ये रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सब वो चीजें हैं जो आपने करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा, बिल्कुल सही है, 700 से 1,000 अरब तो यहां पड़ा हुआ है। अब ये काम करने के हैं, इन्फोर्समेंट लाने की है, रिस्क बेस्ड ऑडिट करें। और बहुत सारी चीजों में, जैसे हम अफगान ट्रेड ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, रियासत ने करके दिखाया भी है कि अगर रियासत आ जाए अपनी मनमाने पे तो वो काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। हमेशा से हम यही बात करते हैं कि जी कोई करना नहीं चाहता, वेल ना हो, तो फिर ये चीजें होती हैं। लास्ट वन लाइनर अगर कुछ कहना चाहें, बिकॉज देन आई हैव टू वाइंड अप। पाकिस्तान IMF SIFC के अंडर इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूड एक्शंस, अ न्यू IMF प्रोग्राम एंड द स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ पाकिस्तान, ये 5 साल डिफाइनिंग एजेंडा होना चाहिए। कोई तजावीज, कोई सजेशंस इस वक्त आपको लग रहा है कि सुनी जा रही हैं? कोई निगरान हुकूमत की तरफ से जो डायरेक्शन सेट की जा रही है, जो इकदामात लिए जा रहे हैं, तसल्ली बख्श हैं? सादिया, अगर आप मेरे कोई भी इंटरव्यू सुन लें पिछले 2 साल में, तो वन थिंग आई बीन वेरी वेरी क्लियर अबाउट,
पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई इनहराफ नहीं है। बिल्कुल सही। ये मैं आज भी कहता हूं कि अगले 1 साल और 3 साल के होराइजन में भी पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई इनहराफ नहीं है। जिस मुल्क को 25 अरब डॉलर की जरूरत हो, जिस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत वीक हो, उसको आईएमएफ की अम्ब्रेला की जरूरत होती है। मैं यही एडवाइस श्रीलंका को भी देता हूं, मैं यही एडवाइस पाकिस्तान को भी देता हूं। इसका अच्छा जो असर है वो ये है कि पहली दफा 30 सितंबर के टारगेट्स वर लार्जली मेट और उसकी वजह से पहला जो रिव्यू है वो हो गया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सादिया जुलाई में 8.7 अरब डॉलर थे, वो आज 7.5 अरब डॉलर से नीचे चले गए हैं। यू नीड द $700 million ऑफ IMF एंड यू नीड द $1.5 billion ऑफ द वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB एंड IDB if you want to stay comfortable on the external front. So एक तो बिल्कुल क्लियर ये बात है। So मुल्क को भी तैयार रहना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को भी। अप्रैल में ये प्रोग्राम खत्म हो, यू शुड बी थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ हार्ड चॉइस ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू प्रोग्राम। ये है पाकिस्तान की एक्सटर्नल की मैनेजमेंट जो पाकिस्तान को करनी है। नंबर 2, आपने एक अच्छा काम किया और ये भी आई हैव बीन एडमेंट ऑन दिस कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में पिछले 10 साल से कह रहा हूं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, इस पे एक्शन लीजिए। बट वी हैव बीन अफ्रेड एंड अनकंफर्टेबल टू टेक दैट एक्शन। हमने कुछ एक्शंस लिए हैं और उससे कुछ आपको आने वाले सालों में दिखाई देगा कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो नीचे आ जाएगा, हमारे डॉलर्स जो खर्च हो रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। बिकॉज बहुत बड़ा हुजम जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिकता है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दूं, पिछले साल 4 अरब डॉलर अफगान ट्रांजिट ट्रेड हुई, पिछले 1 साल में वो बढ़ के, यानी कि 1 साल का हुजम जो है वो 6.7 अरब डॉलर पे बिक गया। ये जो पंखे बिकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकता है, ये जो चाय आती है, ये जो फाइबर है जो कभी इस्तेमाल नहीं होता अफगानिस्तान में, ये सारा जो है वो पाकिस्तान में बिकता है। तीसरी बात, डी डॉलराइजेशन का कुछ इम्पैक्ट आया, ये भी मैंने क्लियरली कहा है कि ये वापस जाना शुरू हो गया, तो वो लोगों को लग रहा है कि नरमी आना शुरू हो गई इकदामात में। हुआ क्या है, रीजन क्या बना है? 2 रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि याद रखिए कि एक डी डॉलराइजेशन ऐसे शुरू की थी कि एक मार्केट ऐसी बनी हुई थी कि एक इंटरबैंक ऑफिशियल मार्केट है जो स्टेट बैंक चलाता है, एक हमने करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को इजाजत दी हुई है कि वो रेमिटेंसेस लाएं, वो ये काम करें। एक तीसरी मार्केट बनी हुई थी जो कहीं नो योर कस्टमर के बगैर, आईडी कार्ड के बगैर हर इंसान, मैं पेरिस में काम कर रहा था सादिया फॉर द पास्ट ईयर और सो, तो मुझे हर कोई ये फोन करके पूछता था डॉक्टर साहब डॉलर कब खरीद लें। एनेक्डोटल एविडेंस क्लियर था कि एवरीवन वाज बाइंग डॉलर्स एंड सेविंग इन देम। उस मार्केट को खत्म करने की कोशिश की गई, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह खत्म हुई, तो वो सारे पैसे फ्लो इन करना शुरू हो गए आपके इंटरबैंक में, आपकी ओपन मार्केट में भी बेहतरी आई। अब वो जब पैसे आए तो आपका रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हो गया। उसके बाद हमने कुछ पेमेंट्स की हैं, कुछ हमने ये किया है कि इंपोर्ट पे कदगन उठाई, बिकॉज आईएमएफ वाज कमिंग टू रिव्यू, सो ऑब्वियसली आपको यू हैड टू गो लाइटर। आपने कुछ डिविडेंड्स की भी पेमेंट्स की हैं, कुछ रॉयल्टीज। वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस का मैनेजर, आई फ्लाई दैट एयरलाइन, यूज्ड टू से कि डॉक्टर साहब हमारे पैसे नहीं क्लियर हो रहे। अब ही वुड से टू मी कि सारे तो नहीं, बट कुछ क्लियरेंसेस शुरू हो गई हैं। सो अगेन, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इंपोर्ट बिल बढ़ा, जब हमें डॉलर इनको दिए, तो डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ी, तो आपको इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। बट लेट्स कम दिसंबर, आई थिंक योर फंड्स विल फ्लो इन।